हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रेनू चौबे हियर। कल थोड़ा मिस हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है बहुत वंडरफुल सेशन था और मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस आपको मिल गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सीरीज चल रहा है स्टेम सेल के ऊपर, उसके प्रोडक्ट का डिटेलिंग के ऊपर। बहुत छोटे शब्दों में कहूँ तो स्टेम सेल इज क्यूरेटिव, स्टेम सेल कैन रिपेयर and say no to operation, say no to dialysis, say no to cancer, chemotherapy, no painkillers, and no loss of memories, and say no to everyday medicine. So embrace this new phase of medicine and modern technology of medical science. अगर इसको कहें, अगर इसको अगर अपना लिया तो आप समझते हैं, मुझे लगता है 90% आपकी चीजें आपकी लाइफ से चली जाएंगी। 10% दैट इज योर माइंड सेट। तो आज हम लोग इसी को आगे चलाते हैं और इसमें एक ब्रीफिंग कर देंगे हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, हाउ इट वर्क, एवरीथिंग विल बी डिटेल्ड बाय सुमेर सर, राजपूत सर। सुमेर सर हमारे साथ हैं, आज हमको इसका ब्रीफ करेंगे। उसके बाद जो एक मेजर डिजीज, हम उसको डिजीज कहते हैं पर अगर देखा जाए तो एक बोलते हैं ना, ऑर्गन डेफिशिएंसी बोले या ऑर्गन का करेक्शन नहीं है, कुछ भी चीजों से अगर उसको टर्म करे, मेडिकल टर्म में उसको कैंसर कहा जाता है। कैंसर, और लोग समझते हैं कैंसर मतलब लाइफ को कैंसिल कर दिया, पर हम उसको रिवर्स में बोलते हैं कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक छोटी सी चीज है। उसको सही तरीके से आप समझ ले तो आपके सोसाइटी में जो एक डर बैठा है कि अरे बाप रे कैंसर हो गया, तो आप उससे बहुत हद तक मुक्त हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा नहीं लेते हुए सुमेर सर को वेलकम करती हूँ। सुमेर सर वेलकम, और आगे का सेशन आप लीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आर यू लिसनिंग मी? यस सर, यस सर। ओके। यस यस। जी। तो सबसे पहले तो मैं राजपूत सुमेर सिंह वडोदरा से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं सबसे ये सेशन शुरू करने से पहले मेरे जो गुरु है मिस्टर प्रणव मेहता जी, उनका आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो मेरे शब्द नहीं, उन्हीं के हैं और उन्हीं से सीखे हैं। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा सर कि अभी तक के जो 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 सेशन कल सर ने लिया था, ऑफ कोर्स आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि स्टेम सेल क्या चीज है। हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा आज डीपली नहीं जाएंगे सर। अ, मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो सबसे पहले तो बात ये करने वाला हूँ कि लोगों के सवाल आखिर आते क्या है। या यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बहुत सारे सवाल होंगे। चूंकि आपका जो है कि ऑडियो और वीडियो, ऑडियो जो है कि म्यूट है, तो आप शायद करें कि नहीं करें, लेकिन मैं आपको खुद बता सकता हूं। पहला सवाल ये आता है कि कल तक हमने ये समझा था और ये सीखा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनल डिसऑर्डर है, ऑर्गेनल डिसऑर्डर यानी कि जो अंदर, यानी कि अंदर से पैदा होने वाले रोग, यानी कि कल सर ने बताया था, मैं मोटे मोटे रूप से ब्रीफ कर लेता हूं कि सर ने बताया था कि हमारी बॉडी या हम अगर बीमार पड़ते हैं तो उसका दो रीजन होता है। यानी कुछ कारण ऐसे होते हैं जो बाहरी कारणों की वजह से हम बीमार होते हैं, और जब हम बाहरी कारणों की वजह से बीमार होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसिन है, एलोपैथी है और बहुत कुछ है कि जिससे, जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया या फिर किसी को बेलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, या फिर एटलीस्ट टीबी हो गई, एटलीस्ट कोरोना हो गया, तो ऐसा कुछ भी हो जाता है तो हम लोग जो है कि बाहर से, यानी कि हमें जो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और वो जो है कि हमें दवा देते हैं उससे हम ठीक हो जाते हैं। एटलीस्ट टीबी को भी अगर 6 महीने तक वो आरसीनेक्स या फिर आर्सिन वगैरह ये जो दवाएं हैं वो लेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन सेकेंड टाइप, यानी कि दूसरे प्रकार से, यानी कि बीमारी दो प्रकार से, बाहरी कारणों की वजह से, दूसरी जो अंदर से पैदा होने वाले रोग है वो कभी मिटते नहीं है। वो एक बार बॉडी में आ गए तो फिर वो जीवन भर रहते हैं। जैसे कि आपको चक्कर आता है, आपको कुछ अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है, आपको कमजोरी फीलिंग हो रही है, आप डॉक्टर साहब जैसे कि भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, उनके पास गए, उन्होंने रिपोर्ट करवाया, रिपोर्ट में आप डायबिटिक निकले, तो डॉक्टर साहब आपको बोलेगा ठीक है सर आपको डायबिटीज हो गया। तो आप बोलेंगे ठीक है नो प्रॉब्लम सर, दवा लिख लीजिए। और जब वो दवा लिख लेते हैं, बहुत सारी दवाएं मार्केट में है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी एक का नाम लेके दूसरों को परेशान नहीं करना जी। तो दवा लिख ली और आपने बोला कि सर आपको ये दवा लेना, ठीक है सर तो बताइए कि मुझे अब कब तक लेना है। तो एक जब जब जवाब डॉक्टर साहब का आता है ना, तब एक शौक लगता है। और शौक ऐसा लगता है कि क्योंकि उनका जवाब ही कुछ ऐसा होता है, सर अभी आपको ये लाइफ टाइम तक लेना है जी, जिंदगी भर लेना है।
तब आपको लगा अरे सर ऐसे कैसे हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी अंदर से पैदा होने वाले रोग हैं, किडनी फेलियर हो या फिर लीवर फेलियर हो, हार्ट फेलियर हो, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या XYZ वगैरह वगैरह, तो ये ठीक आखिर क्यों नहीं होते सर? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाहर से आने वाले रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर से पैदा होने वाले रोग ठीक क्यों नहीं होते? तो आपकी जानकारी आप जानते ही होंगे, बहुत सारे यहाँ पर जो है कि नॉलेजेबल लोग बैठे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर कि एक्चुअली वो ठीक नहीं होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो कोई डिजीज ही नहीं है। जी। जी। वो कोई डिजीज ही नहीं है सर। आप बोल सकते हैं सर मेरे को BP है, मुझे डायबिटीज है, तो डायबिटीज भी एक रोग है। तो आप अपनी जगह पर ठीक है सर, लेकिन एक्चुअली वो कोई रोग है ही नहीं सर। वो रोग नहीं है सर। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनल डिसऑर्डर। उसको आप ऑर्गेनल डिसऑर्डर, अगर आपको BP है दैट मीन्स आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका डिसऑर्डर है वो। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही है, यानी कि वो उसका डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से यानी कि ये कोई रोग ही नहीं होते। और इसके ऊपर कल सर ने बहुत सारी चर्चाएं कर ली थी। तो इसमें एक बात, सीधी सी बात निकल के आती है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर हम अपने अपने आप को क्योर करना चाहे। अगर किसी का लीवर फेल है, हार्ट फेल है, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर किसी की किडनी फेल है या XYZ जितने भी बहुत सारे रोग हैं, अगर इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम वो ऑर्गन को ही बदली कर दें, दैट इज कॉल्ड, मेडिसिन की भाषा में उसको ट्रांसप्लांट कहा जाता है, यानी वो ऑर्गन ही दूसरा लगा ले तो हो सकता है। और अगर वो ऑर्गन दूसरा नहीं लगा सकते तो सिर्फ उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है, उसको वापस नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो स्पेशलाइज सेल को लेके है, और स्पेशलाइज सेल की खासियत यह है कि वो जीवन भर, एक बार अगर डैमेज डैमेज हो गया तो वो न तो एक्टिवेटेड होता है, न रिजेन्युएट होता है, और न ही जो है कि वो कभी फिर से बनेगा सर। तो उससे संबंधित रिलेटेड जिंदगी भर रहती है। और कल ये भी बता दिया गया था कि भाई अगर इसको बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए? मदर सेल चाहिए। और मदर सेल को ही स्टेम सेल कहा जाता है। अगर एक लाइन में किसी को समझना है कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेम सेल, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के वो सेल जो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मदर सेल और स्टेम सेल। उसी को मदर सेल या फिर स्टेम सेल कहा जाता है। और वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैं आपको जो है कि स्टेम सेल के, यानी कि आज हम टाइप ऑफ स्टेम सेल की बात करेंगे। अगर आपको मतलब कि जो है कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइफ टाइम के लिए रहना है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम अपने आप को क्योर करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि वो ऑर्गन में जो स्पेशलाइज सेल है उसको दोबारा से बनाया जा सके। तो वो जो है कि यानी कि स्टेम सेल अगर हमारे पास है तो हमारी किडनी वापस पहले जैसी हो सकती है, क्योंकि नेफ्रॉन दोबारा से बन जाता है। हमारा लीवर पहले जैसा हो सकता है क्योंकि हिपेटेटिक सेल वापस से बन जाते हैं। हमारा लंग्स वापस ठीक हो सकता है क्योंकि पल्मोनरी सेल वापस ठीक हो सकता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम वापस ठीक हो सकती है कि हमारा डर्मेट सेल दोबारा से बन जाते हैं। और अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारे न्यूरॉन सेल दोबारा से बन जाते हैं। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जो है कि ऑप्टिक सेल दोबारा से बन जाते हैं। कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ओटिक सेल बन, यानी XYZ वापस बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूर पड़ेगी आपको सर स्टेम सेल की। स्टेम सेल एंड स्टेम सेल सर, मैं कह रहा हूं ओनली एंड ओनली स्टेम सेल। ओनली एंड ओनली स्टेम सेल ही इस प्रॉब्लम से आपको क्योर कर सकती है। जो अंदर से पैदा होने वाले रोग है बहुत सारे, उनके ऊपर मैं नहीं जा रहा, वन बाई वन जाएंगे अपन। तो जो है कि टाइप्स ऑफ स्टेम सेल कहाँ से हमें मिल सकते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर जीवित है, हमारे पास 100% ऑर्गन है, लंग है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, आंखें हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है, तो हमारे पास भी तो स्टेम सेल होना चाहिए सर। ये तो एक सवाल बनता है ना। और अगर हमारे पास स्टेम सेल है तो फिर हमारा ऑटो रिपेयरिंग क्यों नहीं हो रहा? अगर मेरे पास स्टेम सेल है तो नए नेफ्रॉन क्यों नहीं बन रहे? अगर मैं किसी किडनी का प्रॉब्लम में फंसा हूं या मुझे डायलिसिस चल रहे हैं, अगर मुझे हार्ट का कार्डियक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नए कार्डियक क्यों नहीं बन रहे? तो सर इसके पीछे एक साधारण सा कारण है, मैं आपको बता देता हूं। हम सभी के पास में स्टेम सेल ऑलरेडी है ही है, क्योंकि स्टेम सेल नहीं होते तो शायद हम होते ही नहीं, हमारा ये शरीर ही नहीं बना होता, हमारी ये बॉडी ही नहीं बनी होती। तो स्टेम सेल हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन सर एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है, जी,
बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे और माँ के बीच में जो नाड़ होती है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दूसरी भाषा में उसको अम्बिलिकल कॉर्ड भी कह सकते हैं, और लोकल भाषा में उसको नाड़ कहते हैं। तो जिस नाड़ से जो बच्चा जुड़ा होता है उसको जैसे ही कट करते हैं, जी, और वो जैसे ही कट होती है विद इन फ्यू आवर्स जो है कि ऊपर वाला स्विच ऑफ कर लेता है। ऊपर वाले का मतलब ये है, देखिए आपको दो आंखें की जरूरत थी, आपकी दो आंखें बन गई। आपको दो हाथ की जरूरत थी, बन गई। दो कान की जरूरत थी, बन गया। ब्रेन बन गया, सब कुछ बन गया। अब इससे ज्यादा जरूरत तो आपको कुछ है नहीं, क्योंकि आप पूरे बने उसके बाद तो आपकी डिलीवरी हुई ना, तब तो आप धरती के ऊपर आए। अब आपको जरूरत नहीं है। इसलिए क्या होता है सर कि बच्चे के जन्म के दौरान जैसे ही वो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है विद इन फ्यू आवर्स, माता और बालक यानी माता और बच्चे, चाइल्ड का जो है कि दोनों के स्टेम सेल परमानेंटली डोरमेंट फॉर्म में चले जाते हैं। डोरमेंट फॉर्म को हिंदी में कहा जाता है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था को अगर आपको समझना है तो एक सौदा सीधा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे आप हर कोई मोबाइल रखते हैं अपने पास, लेकिन मोबाइल तभी तक चलता है जब वो चार्ज होता है। अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो वो मोबाइल मर गया या खत्म हो गया या फिर बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। वो अभी भी काम कर सकता है, लेकिन उसको जरूरत क्या है, चार्ज की। और जब तक आप चार्ज नहीं करेंगे तब तक वो वापस ठीक नहीं हो सकता, या फिर पहले जैसे मोड में नहीं आएगा। तो हमारे पास स्टेम सेल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो डोरमेंट फॉर्म में है, सुषुप्त अवस्था में है। अगर उनको हम एक्टिवेटेड कर ले तो हमारी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट, तो उसको एक्टिवेटेड करने के लिए जो है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये मोबाइल आपके हाथ में है, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको जो है कि पहले तो चार्जर चाहिए, और वो भी जैसा आपका फोन है वैसा ही चार्जर चाहिए, जी। सेकंड, खाली चार्जर से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्लग भी चाहिए होता है, और प्लग से भी कुछ नहीं होता, उसके अंदर पावर भी चाहिए होता है, और पावर से भी कुछ नहीं होता, आपको उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा। ये सारी सिस्टम्स जब मिलती है तब जाके वो फिर से चार्ज होता है, और जैसे ही चार्ज हो जाएगा तो वो पहले वाले मोड में आ जाएगा, यानी कि पहले था वैसा था। सेम वे में यहीं पर जो है कि हमारे स्टेम सेल की भी जो है कि यही स्थिति होती है कि हमारे पास जो स्टेम सेल है वो डोरमेंट है। उसको एक्टिवेटेड करने के लिए कहता है ना कि अगर कहता है ना कि लोहे को लोखंड ही काटता है सर, ऐसे ही अगर आपका डोरमेंट स्टेम सेल है उसको एक्टिवेटेड करने के लिए आपको एक्टिवेटेड स्टेम सेल की जरूरत पड़ती है। और एक्टिवेटेड स्टेम सेल की जरूरत आपको पड़ेगी सर। और एक्टिवेटेड स्टेम सेल यानी कि पहला जो होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन स्टेम सेल। हमारी बॉडी के जो स्टेम सेल, ह्यूमन यानी मानवीय स्टेम सेल, वो कहाँ कहाँ से मिलता है? फर्स्ट जो सोर्स है दैट इज कॉल्ड, हमारी हमारी जो स्किन है। किसी की आवाज आ रही है, प्लीज जो है कि अपने उसको म्यूट कर दीजिएगा। सबसे पहला जो है सोर्स है वो है हमारी ये स्किन। स्किन का जो है कि थ्री लेयर्स होती है, फर्स्ट एपिडर्मल, एंडोडर्मल एंड हाइपोडर्मल। यानी कि एपिडर्मल ऊपर का, और एंडोडर्मल यानी लास्ट वाला, और जो बीच वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मल एरिया। आपको एक बात पता होगा सर कि हमें अगर स्टेम सेल को एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेटेड स्टेम सेल चाहिए, जी। तो ये जो है कि थेरापी ऑलरेडी चल रही है मार्केट में, कि हमारी स्किन के जो थ्री लेयर्स है उसके बीच में देखना सर, आपकी अंगुली कट गई वो दोबारा नहीं उगेगी, लेकिन आपकी चमड़ी अगर कहीं से कट गई है तो वो रिपेयर हो जाती है सर अपने आप। क्यों हो जाती है पता है? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक्टिवेटेड स्टेम सेल होते हैं जो उसको रिकवर कर देते हैं। तो वहां से भी स्टेम सेल मिलता है। सेकेंड, बॉर्न मेरो। ह्यूमन स्टेम सेल चाहिए तो हमारे बॉन मेरो में भी, क्योंकि बॉन मेरो ब्लड बनाने का काम करता है सर, और उसको जो है कि एक्टिव वहां पर एक्टिवेटेड स्टेम सेल होते हैं सर। तो ये सेकंड सोर्स है बॉन मेरो। एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे और माँ के बीच में जो नाड़ होती है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहा जाता है, उसको प्रिजर्व करने की बहुत सारी बैंकें आजकल चालू है, बहुत सारी बैंकें। और उसको जो है कि प्रिजर्व किया जाता है 25-30 साल के लिए। और उसको जो है कि -196 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है। और अगर भविष्य में आपको कोई अनक्योरेबल डिजीज जैसे किसी की किडनी फेल, लीवर फेल, या हार्ट फेल, या ब्रेन फेल, कुछ भी है, तो आप जो है कि वहां से स्टेम सेल लेके कल्चर और कल्टीवेट करके जेते ऑर्गन में अगर इम्प्लांट किया जाए तो वो बंदा 100% ठीक हो सकता है। ये तीन जगह हमसे मिल सकती है, तो मैं तीनों का बताना चाहूंगा सर। सबसे पहले जो कि हमारा जो ये स्किन में से जो जो स्टेम सेल लिए जाते हैं या बॉन मेरो में से लिए जाते हैं, उसके रिजल्ट सिर्फ 10% या फिर 20% से ज्यादा नहीं है। परसों ही मुझे एक पेशेंट मिला था जिसने करवाया था, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सच है सर कि उसके रिजल्ट नहीं है, बहुत खर्चीली पद्धति है और बहुत पीड़ादायक भी है।
ऐसे ही ये दो तो निकल गया, लेकिन तीसरा जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, यहाँ पर बैठे हैं उनमें से कितने लोगों की नाड़ प्रिजर्व करके रखी है? आई थिंक लमसम किसी की नहीं होगी। हम शायद कर भी सकते थे, लेकिन हम जानते ही नहीं थे, और अगर कदाच जानते थे तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये तो जो है कि फेल हो गया सर, कि ह्यूमन स्टेम सेल हमारे अंदर काम करेगा नहीं, सीधी बात है। 50 लाख रुपया खर्चा करके अगर आपको कोई ये बोले कि आपको 10% रिजल्ट मिलने की संभावना है, तो कोई नहीं करेगा, इससे ज्यादा हम मर जाना बेटर होता है जी। तो वो नहीं कर सकता सर। सेकंड जो है वो है सर कि देखिए स्टेम सेल किस में मिलते हैं, उसकी तीन शर्तें हैं। फर्स्ट, जो लाइव होना चाहिए यानी कि जीवित हो, उसमें स्टेम सेल होते हैं। सेकंड, जिसके एक नहीं अनेक ऑर्गन हो जी, तो उसमें स्टेम सेल होते हैं, और उसके ऑर्गन के हर एक ऑर्गन के अलग अलग काम हो, मतलब कि हर एक ऑर्गन का काम अलग अलग हो। ये तीन चीजें जिसमें होती है उसमें स्टेम सेल होता है। तो ये फर्स्ट तो हम खुद है, जैसे मैंने ह्यूमन स्टेम सेल बोला। सेकंड है वो है हमारे ये जितने भी जो है कि पशु पक्षी है, यानी कि प्राणी, जिसको आप एनिमल्स कह सकते हैं सर इंग्लिश में। तो एनिमल्स में भी वो भी जीवित है, उनके भी अलग अलग ऑर्गन है, सब कुछ है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनिमल के स्टेम सेल जो है कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि एनिमल का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो जो है कि ह्यूमन स्ट्रक्चर से एकदम डिफरेंट है। आपको पता हो तो सर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन सिस्टम। और रिजेक्शन सिस्टम जो है कि ब्रेन तब उसको एक्टिव करता है कि उसको बिना चाहिए चीज अगर आपकी बॉडी में जाएगी, तो रिजेक्शन सिस्टम एकदम से जो कि एक्टिवेटेड होता है, और वो उसको थ्रो आउट कर सकता है और कर लेता है सर। उल्टी होगी या फिर दस्त होगी वगैरह वगैरह, कैसे भी करके उसको बाहर निकालेगा। क्योंकि आपकी बॉडी के लिए कौन सी चीज काम की है वो आप नहीं, आप भले जाने के ना जाने, आपका ये ब्रेन जानता है। जब आप खाते हैं तो ब्रेन समझ जाता है कि इसको क्या जरूरत है, ये मेरे काम की है कि नहीं है, नहीं है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा सर जी। तो कहने का मतलब है कि एनिमल स्टेम सेल जो है कि आप इंटरनली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको मैच ही नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो उसको एक्सटर्नली यूज करते हैं, यानी बाहर ही उसका यूज होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले बहुत सारे लोग जो है कि इस प्रकार की एनिमल स्टेम सेल को लेके आते हैं, जो है कि कुछ लोग भी ऐसी क्रीम्स बना के लाते हैं जो चेहरे पे लगाओ तो आप भले 60-70 साल के हो, कि कुछ समय के लिए आप जो है कि जवान दिखेंगे वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे सर। अब थर्ड हमारे पास ऑप्शन यही है कि भाई प्लांट स्टेम सेल, यानी कि प्लांट भी जीवित है। कई लोगों को ये सवाल आता होगा कि प्लांट चलो जीवित है मान लेते हैं, हमारे ही देश के जो है कि साइंटिस्ट ने जो है कि सिद्ध किया था कि भाई प्लांट भी जीवित है, उसमें भी जान है, लेकिन उसके ऑर्गन कहाँ है? तो माय डियर फ्रेंड, प्लांट के भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, ब्रांचीज है, सब ब्रांचीज है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, और सबका काम अलग अलग है जी। तो प्लांट भी जो है कि जीवित है, तो उसमें भी स्टेम सेल है, लेकिन इस दुनिया में जो है कि अनलिमिटेड प्लांट है, अनलिमिटेड प्रजाति की प्लांट है, लेकिन सब प्लांट तो हमको काम नहीं लगते। तो इसी में डॉक्टर फ्रेड जूली ने जो है कि बड़ी तपस्या की है सर, 28 साल तक रिसर्च किया है डॉक्टर फ्रेड जूली ने। और उन्होंने ये पता लगाया था कि सोलर वाइटिस और ये जो मेलस डोमेस्टिका है वो एक ऐसे प्लांट है जिसके स्टेम सेल हूबहू एम्ब्रोनिक स्टेम सेल जैसा रिजल्ट दे सकते हैं और यूनिवर्सल है। और उसी का पेटेंट लिया गया फाइटोसेल टेक के नाम से, यूएस पेटेंटेड है सर ये दोनों के दोनों। और इसमें से करके ये हमारी प्रोडक्ट तैयार हुई। तो अब सवाल जो है कि उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाके, सवाल ये है कि ये तो प्लांट स्टेम सेल है जी। प्लांट स्टेम सेल है तो प्लांट स्टेम सेल, जैसे ह्यूमन स्टेम सेल अगर आप अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवाते हैं तो वो ह्यूमन ऑर्गन बनाते हैं। तो प्लांट स्टेम सेल अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो वो तो प्लांट बनाएगा सर, उसे तो पेड़ पौधे बनाने चाहिए जी। वो क्यों जो है कि आपकी किडनी दोबारा से बनाएगा, या फिर दोबारा से आपका हार्ट बनाए, या आपका लीवर बनाए, या आपका ब्रेन बनाए? लेकिन सर इसके पीछे साइंस इतना ही है कि एक्चुअली हमारी ये जो प्लांट स्टेम सेल है ये एक्टिवेटेड प्लांट स्टेम सेल है सर। उसके ऊपर कल बहुत सारी चर्चा हो गई थी, मैं नहीं जा रहा। एक्टिवेटेड प्लांट स्टेम सेल है सर। ये प्लांट स्टेम सेल को जब आप जीभ के नीचे लेते हैं, तो आपको पता है कि आप जब टंग के नीचे रखते हैं तो 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज की ओपनिंग है यहाँ पे। और ये सीधे थैलेमस से लगे हुए हैं, यानी कि सीधा ब्रेन से कांटेक्ट है। और ब्रेन जो है कि पूरी बॉडी से कांटेक्ट है, यानी कि हर जगह वहां से जाता है। तो इसको सबलिंगुअल एप्लीकेशन कहते हैं सर। सबलिंगुअल एप्लीकेशन से लेने से क्या फायदा है कि ये बिना डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए सीधा आपके ब्लड में जाता है। ब्रेन के पास जब कोई चीज आती है तो ब्रेन अपनी बॉडी का मैनेजर है सर।
आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। उसको पता है कि जो चीज आई है उसे कहाँ पर जरूरत है, आपकी बॉडी में उसको कहाँ जरूरत है, वो जो है कि थ्रू ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ में उसको भेजेगा सर जी। और इसीलिए जो है कि वो जब बेचता है, तो मान लीजिए किसी की किडनी खराब है, तो किडनी के पास जब ये जाती है चीज, तो किडनी किडनी जो है कि ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेगी सर, क्योंकि किडनी के पास ऑलरेडी जो है कि स्टेम सेल है। लेकिन कैसे है सर, जैसे कि मैंने बोला वो डॉर्मेंट है। तो ये जाके, ये जो हमारा प्लांट स्टेम सेल है ये एक्टिवेटेड है, इसलिए ये जाके जो डॉर्मेंट स्टेम सेल है उसको जो है कि अपना डीएनए और न्यूक्लियस उसमें ट्रांसफॉर्म करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर वगैरह वगैरह सर, इसको कहते हैं कि ये उसको एक्टिवेटेड करता है थ्रू एपिजेनेटिक फैक्टर। और एपिजेनेटिक फैक्टर यहाँ पर जितने भी साइंस के या डॉक्टर्स लोग बैठे हैं उनको पता है कि वो क्या पूरा फंडा है, उसमें 3 घंटे लगते हैं, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन थ्रू एपिजेनेटिक फैक्टर वो जो हमारा जो इनएक्टिव स्टेम सेल है उसको एक्टिवेटेड कर देता है सर। और जैसे ही हमारा स्टेम सेल एक्टिवेटेड होता है, तो उसकी तो प्रकृति यह है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट करता है। और यानी कि किडनी में प्रॉब्लम है तो नेफ्रॉन सेल वो तुरंत जैसे ही एक्टिवेटेड हुआ, वो अपने आप को नेफ्रॉन में कन्वर्ट करेगा सर। और नेफ्रॉन सेल जब बनता है तो आपकी खुशी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे मेन इंग्रेडिएंट 2 थे, लेकिन इसके साथ 15 इंग्रेडिएंट और भी दिए हुए हैं। और वो इसलिए है कि एक सेल जो नया बनता है उसको नर्चरिंग भी करना पड़ता है सर, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। और एक सेल की जो है कि जरूरत क्या होती है, उसको चाहिए होता है मिनरल्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, ये 3 चीज चाहिए होती है, सेल की खुराक ये 3 ही है। तो ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक उसको प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही जो है कि जो मिनरल है, ऑलरेडी हम सुनते हैं कि हमारी बॉडी जानते ही है 75% हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है कि पानी है ही है। और जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट 7 टाइप्स ऑफ वेरी हाईली न्यूट्रिएंट है सर। और इतने जबरदस्त न्यूट्रिशन है कि आप कुछ नहीं खा रहे फिर भी वो आपका जो सेल नया बना है उसको जो है कि पोषण मिलता रहेगा। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स यानी कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर मिलाए गए हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन इस तरीके से है सर। और ये इस तरीके से मोड ऑफ एक्शन में जो है कि लेता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर कई लोगों का सवाल शायद ये भी हो सकता है कि देखिए जो सेल होता है, आप कह रहे हैं कि ये लीगली मतलब कि ये जो है कि लाइव एक्टिव जो है कि सेल है। तो एक्टिव सेल होता है वो तो गीला होता है ना सर, जीवित सेल गीला होता है। हम तो ये सूखा पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं। तो आपका ये सवाल हो सकता है या होना ही चाहिए या आएगा आपके पास कि ये तो सूखा पाउडर, तो इसको कैसे हम जो है कि एक्टिवेटेड स्टेम सेल कह सकते हैं, क्योंकि जो जिंदा होता है वो तो गीला होता है ना। तो सर बात आपकी बिल्कुल सही है, सोचना भी सही है, लेकिन एक्चुअली में आपको बताऊं ये सर प्लांट स्टेम सेल है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अभी जो सीजन आएगा इस सीजन में मक्का लोग बहुत बोते हैं, मक्की मक्की जिसको कहते हैं, या बाजरा हो या फिर ज्वार हो, XYZ जो भी। सर आप जिस बीज को जो यानी कि अगर हमें मक्की की रोटी बनानी है तो मक्की को सुखानी पड़ती है ना, और सूखने के बाद में उसका जो है कि आटा बनाना पड़ता है और उसकी रोटी बनती है। तो उसकी रोटी हम खाते हैं। लेकिन उसी दाने को अगर आप जमीन में डाल दें और उसको पानी दिया जाए, तो वो जो है कि अंकुरित होकर उसका पौधा बन जाएगा। यानी कि प्लांट स्टेम सेल की एक खासियत है सर कि उसको जैसे ही वो माहौल मिलता है वो अपने आप को एक्टिवेटेड कर लेता है। तो अगर वो सूखा है तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो एक्टिवेटेड ही है जी। आगे का कुछ सवाल ये भी आता है कुछ लोगों का, जो मैं कहना कि भाई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। वैसे तो लोग दिन भर बीड़ी सिगरेट दारू या फिर पान पड़िकियां खाते रहते हैं, उसमें कभी नहीं देखते कि ये बीड़ी सिगरेट के ऊपर क्या लिखा है कि इसको खाने से इतना बड़ा बड़ा फोटो भी दे के रखा है, इतना खतरनाक फोटो दे रखे हैं, फिर भी लोग खाते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट को लेकर तो लोग बोलते हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आप जो एलोपैथी ले रहे हैं उसके 100% साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये एक इतनी सेफ प्रोडक्ट है, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं सर। सर मैं कह रहा हूं FDA सर्टिफाइड अमेरिकन पेटेंटेड वस्तु है। इसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद ये मार्केट में आई है, क्योंकि हम भूत निकाल के पलित नहीं लगाना चाहते सर। कहता है किसी चीज को लेने से एक चीज तो निकल गई, लेकिन 10 बीमारी और आ जाए तो उस चीज का क्या फायदा। तो सर ये FDA सर्टिफाइड है और अमेरिकन पेटेंटेड चीज है। इसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद ये मार्केट में आई है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं
कि आप इसको किसी को भी दे सकते हैं, एक दिन के बच्चे को भी दिया जा सकता है। यहां तक कि मैं तो ये कहूंगा कि एक्यूमुलेटर में रखा गया बच्चा है उसको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। सेकेंडली, आप किसी भी लैक्टेटिंग मदर, दूध पिलाती माता है, उसको भी दे सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जा सकता है सर। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम जीरो साइड इफेक्ट है। जी। कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि सर कि चलो हम लोगों ने ये जो है कि लेने का, तो इसका किसी ने ज्यादा ले लिया तो इसका कोई ओवरडोज जैसा तो नहीं होगा ना। तो सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें ओवरडोज जैसी कोई बात है ही नहीं सर, ये ड्रग ही नहीं है पहली बात तो। अगर ये ड्रग नहीं है तो फिर ओवरडोज कैसे हो सकता है? हाँ सर, ये इतना अच्छा होता है टेस्ट में कि अगर आपके बच्चे के हाथ में आए तो पूरा पैकेट अकेला ही एक ही दिन में खा जाएगा। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम, हाँ, आपकी साइड इफेक्ट आएगी। किसको आएगी? आपके जेब को आएगी सर साइड इफेक्ट। बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं सर। ये एक खास बात है कुछ लोगों की, जो है कि कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं जो हम आगे चल के लेंगे सर। जैसे कि हम इसको लें, तो सर की मान लीजिए कि एक कैंसर वाले बंदे ने लिया, या फिर एक किडनी फेलियर ने, या एक डायबिटीज वाले ने लिया, सर एग्जांपल लेते हैं। तो सर की चलो 4-6 महीने लेने के बाद या 8 महीने लेने के बाद उसका डायबिटीज मिट गया, लेकिन उसको दोबारा तो नहीं होगा। ये भी एक सवाल है सर। आते हैं सर आपके सामने सवाल। तो इसका मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आप मुझसे एक ऐसा सवाल कर रहे हैं कि एक बंदे को सांप ने काट लिया। जी। और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए, और फिर वो सांप को देख लिया गया था, इसलिए उसकी क्वालिटी के अनुसार डॉक्टर साहब ने जो है कि उसको एंटी जो है कि वो जो है कि जहर था, उसको दवा देके उसको ठीक कर लिया। अब ठीक करने के बाद में पेशेंट जैसे ही खड़ा हुआ और उसने बोला, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बचा लिया। सर मुझे एक सवाल करना है आपसे कि क्या, कि सर अब दोबारा मुझे सांप काटे तो मुझे जहर तो नहीं चढ़ेगा? जी। तो ऑफ कोर्स चढ़ेगा सर। देखिए, जिन कारणों की वजह से आप प्रॉब्लम में आए हैं, अगर उन कारणों के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर से होगा सर। लेकिन अगर उन कारणों को आप ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपको नहीं होगा सर, इसमें कोई सवाल वाली बात नहीं है। तो जो है कि मैंने ये सारे बातें खास करके जो है कि स्टेम सेल को लेके आपको बता दी है सर। और अब हमारा जो शुरू होता है, वो है कि हम आज एक इंडिविजुअल डिजीज के ऊपर बात करने वाले थे, जैसा कि मैडम ने आप सभी को बताया, और वो है कैंसर। भगवान बचाए सर, कैंसर किसी को ना हो, हम तो यही प्रार्थना करें जी। तो कैंसर एक्चुअली होता क्यों है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे सर। उसके बहुत सारे कारण हैं। कई लोगों को ऐसा होता है बीड़ी पीने, सिगरेट पीने से, दारू पीने से, या फिर कोई इस प्रकार की चीजें लेने से कैंसर होता है। ऑफ कोर्स होता है सर। लेकिन कुछ लोग आपको मार्केट में ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने जीवन में कभी एक सिगरेट का कष्ट नहीं पिया, या फिर कभी तंबाकू नहीं खाई, यानी कि नशे नाम की कोई चीज ही नहीं की, उनको भी कैंसर हो जाता है सर। और उसके पीछे की बहुत सारी वजह है सर, उस वजह के ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। लेकिन जिसको भी कैंसर डिडक्ट हो गया है, एक बार आपने जो है कि रिपोर्ट करवाया, और रिपोर्ट में अगर आपका कैंसर, आपको कैंसर, अब कैंसर कई प्रकार के होते हैं, लीवर का कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, हार्ट का भी कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है, कोरोलेक्टर कैंसर कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर है। अब एक बात आप समझ लीजिए सर कि कैंसर होने का जो प्रमुख, यानी हमारी बॉडी में ऐसी तो क्या घटना घटती है कि हम कैंसर, यानी कि कैंसर के पीड़ित, यानी कि हमें जो है कि मेलेग्नेंट सेल ने पकड़ लिया है, या हमें कार्सिनोमा हो गया। सर मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर ये सबसे पहला रीजन होता है जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ऐसे होते हैं सर कि सेल के दो पार्ट होते हैं, एक माइनस और एक प्लस। जो समझता है वो जानता है सर। और उसमें से एक पार्ट जब छूटा पड़ जाता है, अलग पड़ जाता है, तो वो सेल पागल हो जाता है। और वो जब सेल पागल हो जाता है तो वो अपनी जोड़ी को ढूंढने के लिए जहां तहां जाकर मुंह मारता है। और मुंह मारते मारते अगर एक ही लेवल के सेल वहां पर इकट्ठे हो गए तो वहां पर कैंसर की गांठ बनना शुरू हो जाएगी सर। जी। और एक बार अगर वो मेलेग्नेंसी में प्रवर्तित हो गया तो फिर वो जो है कि कैंसर बन गया सर। दूसरी बात जो होती है कि सबसे बड़ी वजह, भगवान ने हमें जो है कि इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम दिए है, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, हम सभी के अंदर कैंसर के सेल मौजूद होते हैं,
लेकिन वो जिंदगी भर दबे हुए रहते हैं, वो कभी अपना माथा उचकते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब मैं आपको दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं सर। हमारा देश है, उसका नाम है भारत, इंडिया। और इंडिया सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको बीएसएफ कहते हैं, आईटीबीटी कहते हैं, आसाम राइफल कहते हैं, वगैरह वगैरह, जो बीएसएफ बैठी है, वो इतनी मजबूत है कि किसी भी बाहर के आतंकवादी को इंडिया में आने ही नहीं देती। तो इंडिया का लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जो है कि अंदर भी ऐसे बैठे हैं कि जो साले उपद्रव फैलाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अंदर की इम्यूनिटी, यानी कि अंदर की भी बहुत सारी फोर्सेज हैं जो उनको माथा उचकने नहीं देती। लेकिन लेकिन किसी कारणवश अगर हमारी बीएसएफ कमजोर हुई, तो सीधी बात है कि जो बाहर के आतंकवादी है वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे। या फिर अंदर की इम्यूनिटी डैमेज हुई तो अंदर वाले माथा उचकेंगे। और इसका दिक्कत यह है सर कि उनको फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है कि भाई वो आतंकवादी को ढूंढ के मार दिया जाए। लेकिन यहां के आतंकवादी, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बीएसएफ है सर, आप मान के चलिए। सर इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, कोरोना के जितने भी शिकार लोग हुए थे वो सब इम्यूनिटी की वजह से ही हुए थे, अगर आप जानते हैं तो। जिसकी इम्यून सिस्टम डाउन थी उसी को कोरोना ने पकड़ा, बाकी किसी को नहीं पकड़ा था। जी। जी। तो इम्यूनिटी जब डाउन होती है किसी वजह से, उसकी बहुत सारी वजह होती है, तो कैंसर के सेल हावी होते हैं। अब एक बंदा रोज तंबाकू यहां रखता है या रोज पड़ेगी खाता है, तो वहां के टिश्यू ऑलरेडी कमजोर है। और अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो जो मेलेग्नेंट सेल है वो जोर मारेगा सर, यानी कि जो कार्सिनोमा है वो जोर मारेगा। और ये कार्सिनोमा या मेलेग्नेंट सेल की खासियत ये है कि ये एक बार हैवी हो गया, हावी हो गया, तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आता। खली को अगर एक बार गुस्सा आ गया सर, तो फिर वो दुनिया के किसी भी रेसलर को छोड़ेगा नहीं जी। फिर उसके ऊपर किसी इम्यूनिटी की चलने वाली नहीं है। यानी कि आपकी बॉडी को जो भगवान ने रोग प्रतिरोधक क्षमता दी है, उसकी ताकत जैसे ही कम होती है तो ये हावी हो जाता है। और ये एक बार हावी हो गया तो फिर किसी के कंट्रोल में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कैंसर का दूसरा नाम होता है सर कैंसर। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट बैठा है तो प्लीज डोंट माइंड, आप डरे नहीं। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं कि आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सर ये सच बात है कि कैंसर जिसको हो गया, वो चाहे किसी भी टाइप का हो सर। और हमारे इंडिया में दिक्कत तो ये है ना सर, कि कोई रेगुलर जो है कि किसी का चेकअप नहीं होता सर। लमसम लमसम यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त डॉक्टर्स बैठे हैं उनको पता है कि इंडिया में जो है कि 99.99% लोगों को थर्ड या थर्ड स्टेज में ही जाके पता चलता है। 0.1% ऐसे लोग हैं जिनको शायद फर्स्ट या सेकंड में पता चल जाए। और थर्ड स्टेज में जो है कि ऐसी हालत होती है सर कि देखिए, एक बंदे को कैंसर हो गया, मान लीजिए जबड़े का हो गया, हम जबड़ा कहते हैं सर, ये वाला मुंह का पार्ट, जबड़े का कैंसर हो गया। और उसने जो है कि रिपोर्ट करवाई और उसमें जो है कि जबड़े का कैंसर जो है कि डिटेक्ट हुआ सर, भाई इनको कैंसर हो गया। अब हम जैसे ही कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे सर, हमें सजेस्ट किया जाता है भाई आप कैंसर की जो स्पेशलिस्ट है या उनके पास या उस दवाखाने में जाइए। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर्स ये सभी जानते हैं सर कि कैंसर एक ऐसा खतरनाक रोग है जो किसी भी रोग से, बाकी के और किसी भी बीमारी से 20% फास्टली ग्रोथ करता है सर। यानी 20 गुना ज्यादा फास्टली ग्रोथ करता है। तो डॉक्टर्स के सामने सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि कैंसर मिटाना एक अलग बात है, और मिटाया भी नहीं जा सकता, बहुत कम केसेस में मिटाया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सर कि 100 अगर पेशेंट है, तो 1% को छोड़ के 99% केसेज में जो है कि होशियार से होशियार भी जो है कि डॉक्टर्स कितने भी हो सर, वो किसी पेशेंट को 3 ईयर से ज्यादा की लाइफ नहीं दे पाते हैं। 3 साल तक किसी तरीके से खींच जाएंगे, उसके बाद की लाइफ नहीं दे सकते, 1% को छोड़ के कह रहा हूं सर मैं। ये सच है और ये तदन सच है। तो जिसको कैंसर होना है समझिए मरना तय होता है बेचारे को, है ना। तो अब उसके लिए ट्रीटमेंट यह है कि जबड़े का कैंसर किसी को हो गया है, और जबड़े का कैंसर अगर किसी को हो गया है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी में डॉक्टर्स यही बोलेंगे सर कि ये जबड़ा को यानी कि सर्जरी करके जहां जो मेलेग्नेंसी हो गई है उसको थ्रू आउट ही कर दिया है फ्रॉम सर्जरी। सर्जरी करके वो पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि क्योंकि ये सेल मरेंगे नहीं, और आप कुछ भी कर लो फिर भी रहेगा, वो रिकरेंट होगा जी। तो वो निकाल दिया जाता है।
यानी वो पार्टी निकाल दिया जाता है, फिर उसके बॉडी को वापिस, फेस को शेप देने के लिए कहीं से जो है कि प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू वापिस उसको थोड़ा दिया जाता है। लेकिन सर, लेकिन क्या उसका कैंसर मिट गया? नहीं जी। वो फिर रिकरेंट होगा सर। 6 महीना, एक बार नील रिपोर्ट आ जाएगा, ये सच है जी। ये एक बार नील रिपोर्ट आ सकता है, लेकिन वो फिर रिकरेंट होगा होगा और होगा ही। 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2 साल तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन 6 महीना, साल में फिर से रिकरेंट होता है। और फिर अब डॉक्टर्स के पास क्या मतलब कि अब क्या तरीका है? अब तरीका यह है कि ये सेलों को मारा जाए सबसे पहले। तो उनके पास सीधा ये है कि इनको अगर मारना है जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसको कीमोथेरापी कहा जाती है, कीमो का सहारा लिया जाता है सर। और कीमो क्या है सर? कीमो एक प्रकार का जो है कि केमिकल है सर, जो हमारे ब्लड में जाके जो है कि ब्लास्ट करता है, और वो मेलेग्नेंट सेल को, यानी कार्सिनोमा के जितने भी सेल है, उन सबको मारने का काम करता है सर। उससे जो है कि मेलेग्नेंट सेल मारे जाते हैं। अब उससे फायदा तो होता है सर कि जो कैंसर जनिक सेल थे या टिश्यू थे, उनको मार दिया गया। लेकिन सर दुख की बात यह है कि आपने जो कीमोथेरापी लगाई है, वो कीमोथेरापी ये नहीं जानती कि कौन कार्सिक मेलेग्नेंट सेल है या कौन अच्छे वाला सेल है। तो वो कैंसर के सेल को तो मारेगा, लेकिन साथ में हमारे अच्छे सेल को भी मार देता है सर। और अच्छे सेल को मारने की वजह से दिक्कत ये पैदा हो जाती है कि मतलब कि चलो कैंसर के सेल तो मरे, लेकिन अच्छे सेल भी मर जाते हैं सर। कहते हैं कि मैं इतना कह सकता हूं सर कि कैंसर से हो सकता है बंदा बाद में मरे, लेकिन ये कीमोथेरापी की वजह से लोग जो है कि बहुत जल्दी जो है कि ये दुनिया छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसका इतना भयंकर साइड इफेक्ट होता है सर कि उससे क्या कि हमारे अच्छे सेल भी मारे जाते हैं सर, और इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन थी वो और डाउन हो जाती है। और आपने देखा होगा सर, कीमो लेने वाला व्यक्ति पूरा खकड़ जाता है सर। माथे में से, सिर में से बाल गिरना शुरू हो जाता है, इधर पूरा काला काला, ये वो थे, ये लगना सर, क्या बताएं। और उसके बाद दूसरा जो टेक्निक है वो है रेडिएशन। रेडिएशन थेरापी भी चलती है आजकल, उसके द्वारा भी मेलिग्नेंट सेल को मारने का। लेकिन ये सब करने के बाद भी कैंसर नहीं मिटता है दोस्त। और उसके बाद जो है कि ये कहा जाता है कि भैया, आप हमारे पास जितना था वो हमने सब आपका कर लिया है, आप ठीक हो जाएंगे। अब इनको घर ले जाओ और घर जाके जो है कि इनकी वो करो सर। और फिर जो है कि फिर जो है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा सर। तो ये होता है सर। तो सर, जितने भी कैंसर पेशेंट यहाँ पर, जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए मेरे भाई। आपके पास जो स्टेम सेल थेरापी है, वो स्टेम सेल थेरापी 1000% कैंसर वाले जो है कि, देखिए हम भगवान तो नहीं है, जो भी करती है वो प्रोडक्ट करती है, हम नहीं करते। आप और हम भगवान नहीं है सर। लेकिन एक बात यह है कि हमने जितने लोगों को दिया है सर, 99.99% केसेज में लोगों के कैंसर नील आ गए। CA24 रिपोर्ट एकदम नील आ गई सर। जो है कि 6 से 8 महीने के अंदर अंदर दीजिए सर, उनका इससे बचाव हो सकता है। और आपको सवाल ये आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऐसा तो क्या करती है कि कैंसर मिट जाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, उनको शायद ये लग रहा होगा, या उनको पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट किलर प्रोडक्ट नहीं है सर। हमारा जो स्टेम सेल है वो किसी को मारता नहीं है। और जब मारता नहीं है तो कैंसर कैसे मिट जाएगा? आप सोचिए ना। ये भी तो एक सवाल बनता है। जब हमारी प्रोडक्ट किलर प्रोडक्ट है ही नहीं, किसी को ही नहीं मारती, तो फिर कैंसर के सेल कैसे मर के जो है कि कैंसर से आप जो है कि क्योर हो सकते हैं? तो इसके पीछे जवाब सिर्फ इतना है सर कि एक्चुअली हमारी ये प्रोडक्ट जब आप किसी कैंसर पेशेंट को देंगे, तो ये सीधा ही वर्क कहां करेगी? जैसे कि मैंने बोला ना सर, अगर बाहर के आतंकवादी हमला करने आ रहे हैं तो BSF को मजबूत करने की जरूरत है जी। जो हमारे इम्यूनो, जो स्पेशलाइज सेल है, वो डैमेज होने की वजह से जो है कि इम्यून सेल डैमेज हुए, उसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हुई, और वो दोबारा से जो है कि रिपेयरेबल नहीं है। लेकिन ये जाके वो इम्यून सेल को दोबारा से एक्टिवेटेड करती है और उसको मजबूत करती है। और जब आपकी BSF मजबूत हो जाती है, तो जो आतंकवादी अंदर आए गए हैं उनको छोड़ेगी नहीं सर। हेलो, उनको ढूंढ ढूंढ के मारेगी, जैसे भी पहलगाम में कैसे हमला हुआ, और उनको ढूंढ ढूंढ के मारा ना सर, क्योंकि हमारी BSF मजबूत है। तो ये प्रोडक्ट जो है कि ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को इतना जबरदस्त बूस्ट कर देती है सर, कि आपकी इम्यूनिटी ही जो है कि कार से जितने भी मैलिग्नेंट सेल है
उन सबको खत्म करने का काम कर देती है सर। एकदम खत्म करने का काम कर देती है, एक को भी जीवित नहीं छोड़ती। ये ऊपर से ऑर्डर है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो फिर वो उसके दुश्मन को छोड़ेगी नहीं। जी। तो इसका मोड ऑफ एक्शन कैंसर के अंदर जो है कि हमारी प्रोडक्ट का इस तरीके से है। और ये बात पक्की है सर। अब कई लोगों को मिलेगा कि सवाल ये भी हो सकता है, 3 सवाल और है सर, उसके बाद हम ये सेशन फिनिश करते हैं। पहला सवाल लोगों का ये हो सकता है सर कि एक कैंसर पेशेंट को जो है कि कितना डोज देना चाहिए, ये भी एक सवाल है सर। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर कि देखिए, आपका जो रिपोर्ट है, जिसने भी आपको यहाँ बिठाया आपके अपर्स में, यहाँ पर जो बैठे हैं, तो मैं कह सकता हूँ जैसे कि महाराष्ट्र के लिए डॉक्टर हार्दिक सर है, मैडम भी है वो, फिर या रेनू मैडम भी है। आप अपनी रिपोर्ट एक बार जरूर भिजवाइए, आपको डोज बता दिया जाए। लेकिन नॉर्मल केसेस में हम लोग आपको सीधा और सट बात कहेंगे सर, कि मैंने जैसा आपको बोला है कि कैंसर को मिटाना ये सेकेंडरी है, उसको आगे बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि आपने अगर उसे आज नहीं रोका, लोग सोचते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा। अरे तू क्या सोचेगा भैया, हर रोज वो 20 गुना बढ़ रहा है। तू एक महीना लगा लिया तो दूसरे महीने तो फोटो में आ जाएगा। जी। जी, उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं होती सर। अगर एक बार पता चल गया है कि मुझे कैंसर या किसी को कैंसर हो गया, तो उसको हल्के में ले रहे हैं तो, या हम टाइम पास कर रहे हैं तो हम अपने जीवन की नैया को डुबाने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले उसको रोकना पड़ता है, इसलिए उसको फर्स्ट 3 मंथ लोडिंग डोज देना जरूरी है। पहले 3 महीने उसको लोडिंग डोज देना ही पड़ेगा सर। और पहले 3 महीने आप लोडिंग डोज देंगे तो 15 से क्या रिजल्ट कब मिलेंगे, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने के अंदर ही उसको पता चलने लगेगा यार मैं ठीक होने आया। कई पेशेंट के फोन हम लोगों को आते भी है, बोलते हैं सर हम अच्छे हैं। मैं कहा नहीं 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 सर, ये अभी आपको जो रिजल्ट मिला है महीने में, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ये हम नहीं मानते, आपका रिपोर्ट क्या बोलता है वो हम मानते हैं। जी। और इसलिए जो है कि इनको जो है कि फर्स्ट 3 मंथ जो है कि रोज के 6 सैचेट देने होते हैं। शुरू कैसे करवाना है वो आपकी जो है कि जो जिसने भी आपको बिठाया उनको पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि शुरू ऐसे करवाना है, जितना फास्ट हो सकता है। और 3 महीने के बाद रिपोर्ट करने के बाद में वो उसका जो है कि डोज जो है कि रिड्यूस हो जाएगा सर। उसको रिड्यूस करते जाएंगे, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 3 से 6 महीना या मैक्सिमम 8 महीने के अंदर कैंसर नील की रिपोर्ट आ जाती है सर। और आ ही जाती है, इसमें कोई शंका को स्थान है ही नहीं। अब एक और सवाल है सर, कि सुमेश सर तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर इससे मिट ही जाता है, गारंटी क्या है आपकी? बहुत सारे लोग गारंटी मांगने आएंगे सर आपसे, और मांगते भी है। तो मुझसे भी कई लोगों ने गारंटी मांगी थी। तो मैं आपको सर आपको ये बोल सकता हूँ कि हेल्थ केयर के फील्ड में गारंटी शब्द यूज नहीं होता सर। जी। इसलिए नहीं होता सर कि देखिए, आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, आप कोई ऑपरेशन कराने जब किसी ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, किसी हॉस्पिटल में होते हैं, तो डॉक्टर साहब जो है कि गारंटी नहीं देते। वो आपसे गारंटी ले लेते हैं, वो आपसे साइन करवा लेंगे ये मर जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी। वहां हम गारंटी नहीं मानते, लेकिन फिर भी मैं कुछ गारंटी आपको दूंगा सर, पक्का। और एक बंदा मेरे को बोल रहा था सर कि मैं जहां से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, तो ऐसा है ऐसा है वैसा है। मैं कहा ठीक है सर, तो आपकी कोई गारंटी हो तो सर मैं ये शुरू कर देता हूँ अभी से। मैंने कहा सर गारंटी है, पहले एक काम कीजिए, मेरे पास से स्टैम्प पेपर है, ये आप ले जाइए 100 रुपए का। और जहां पर आप अभी तक ट्रीटमेंट करा पिछले 1.5 साल से करवा रहे हो ना सर। हाँ। मैं कहा अच्छा बताइए सर, फर्स्ट डे जब आप गए थे तो क्या आपकी कंडीशन ये थी? कि नहीं सर। तो कैसे थे? कि सर बहुत अच्छा था। अच्छा, 1.5 साल वहां से ट्रीटमेंट आपने लिया, उसके बाद आपकी कंडीशन में सुधार हुआ या फिर आगे बढ़ा? कि नहीं नहीं सर, उससे तो फिर आगे बढ़ा सर, पहले कीमो नहीं हो रहा था, बाद में कीमो होना शुरू, अब रेडिएशन तक पहुंच गया। मैं कहा सर, आप जहां पर से 1.5 साल से दवा ले रहे हैं, वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वो बढ़ती गई। क्या आपको लगता है कि आगे भी आप अगर 1-2 साल और लेंगे तो वहां से मिट जाएगा? तो कि नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता। मैं, एक काम कीजिए, आप जहां से दवा खा ले रहे हो ना, वहां जाकर जो है कि वो श्रीमान जी को बोलिए, उनको बोलिए सर कि मैं आपके यहाँ से 1.5 साल से जो है कि आपकी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। सर आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन क्या मैं सही में ठीक हो जाऊंगा? तो बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे। तो कि ठीक है सर, ये इसके ऊपर मुझे गारंटी लिख के दे सकते हैं आप कि भाई आप अगले 2 साल में ठीक हो जाएंगे? अगर वो लिख के देने के लिए तैयार है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर, अभी लिख के देने के लिए तैयार हूँ आपको कि आप ठीक हो जाएंगे। जी। नहीं देंगे सर, क्योंकि वी आर नॉट ए गॉड सर, हम भगवान थोड़ी है सर। आपको पता है सर, जो लोग कल तक बड़े आराम से, यानी कि 2-3 दिन पहले तक बड़े आराम से खुश थे,
थे, आराम से घूम रहे थे। जो लंदन जाने वाले थे उनको कहाँ पता था, जब अहमदाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर थे तो लोग वो अपनी पूरी रील्स बना रहे थे कि सर हम वहां है, वहां है, वहां है। 3 मिनट बाद में तो सर किसी का पता ही नहीं चला सर। वी आर नॉट ए गॉड सर, हम गॉड नहीं है। और इसीलिए तो यहाँ पर कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 20 साल से अगर डॉक्टर की प्रैक्टिस मतलब डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको अगर आप पूछो सर कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो वो बोलते हैं कि सर मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूं। यानी 20 साल से जो बंदा डॉक्टरी कर रहा है वो भी डॉक्टर की प्रैक्टिस ही कर रहा है। क्योंकि क्योंकि सर ये जो बॉडी बनाई है ना सर भगवान ने, इसका पार आज तक कोई पाया ही नहीं सर। आप जानते हो सर कि अपनी बॉडी की क्या खासियत है या क्या क्या हो? मैं 2-3 बातें बताता हूं। आपको पता है सर कि आपका हार्ट जब पंप करता है, एक बार जो पंप होता है ना, अगर आप अपनी वेन को लीक कर ले तो 16 मीटर तक ब्लड को उछाल सकता है सर। आपको पता है सर कि आपकी बॉडी में पाइपें कितनी हैं? पाइपें यानी कि नलियां। वो नलियां अगर एक को एक जोड़ करके लंबी किया जाए ना सर, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये पृथ्वी को 3 राउंड लगा सकते हैं, इतनी नलियां आपकी बॉडी के अंदर है। और कुछ जानना चाहेंगे सर? तो जो है कि कई लोग तो बहुत सारी का सर ये कैसे वो कैसे। एक बंदा तो बोल रहा है सर कि मैं रिसर्च करके बताऊंगा कि भाई कैसे क्या। मैं तो सर आप क्या रिसर्च करोगे? डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेम सेल? अगर उसको रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए तो 28 साल डॉक्टर फ्रेड जूली ने लगा लिए भाई। हम क्यों टाइम वेस्ट करें? और अगर आप सवाल ऐसा करेंगे कि सर भैंस काली है, मैंने कहा भैंस का कलर कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, उसको दूध सफेद क्यों आता है? कर रिसर्च। जी, क्या फायदा सर, लेकिन हमें तो दूध पीने से मतलब है। लेकिन होते हैं सर कुछ सारे लोग। तो गारंटी यहां पर दो है सर, गारंटी दो है। पहली गारंटी, अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं, आपको कैंसर है या फिर किडनी फेल, अलग अलग पे बात, मैं कैंसर की ही बात करूंगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, कैंसर आपको हो गया है, नो प्रॉब्लम सर, तो ये प्रोडक्ट आपको जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से, और जितना डोज बताया गया है उतना डोज, और जितना समय तक बताया गया है उतना अगर आप लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जान बच सकती है। और आप आने वाले समय में जो है कि आप जो है कि आराम से अपनी जिंदगी जो भगवान ने दी है, जो 70 साल, 80 साल, 90 साल मजे से पूरा कर सकते हो सर। ये हो सकता है अगर आप इसको लेना शुरू करें तो। और अगर आप नहीं ले रहे हैं सर, और आप अगर नहीं लेने का डिसीजन लेते हैं, तो गारंटी पक्की है कि अगला 1, 2 और 3 साल उसके बाद सत श्री अकाल, कहते हैं ना पंजाबी में, सत श्री अकाल जी, ये हो जाता है सर। ये हमारी तरफ से गारंटी हो सकती है। और मेरे भाई, वाकई में बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही जोरदार प्रोडक्ट है। बहुत ही, कई लोग ये भी बोलते हैं सर कि किसी को ठीक हुआ है तो सर हमें उनसे बात करनी है फलाना। देखिए बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है। रिजल्ट क्या मिला है सर? आराम से मजे कर रहे हैं सर। जिनको कैंसर था वो लोग लमसम लमसम लोग ठीक हो गए सर। लेकिन सर सॉरी, हम किसी का आपको डायरेक्टली जो है कि नंबर नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते कि हम किसी भी पेशेंट की जिंदगी के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते सर। हम लोगों के साथ तो काम करने वाले, या हम लोगों के साथ पूरी टीम, मान लीजिए 1500 लोगों की टीम है मेरी। अगर किसी एक बंदे को ठीक हुआ और मैं 1500 को नंबर दे दिया, तो रोज के 1500 फोन आएंगे आपको उस पेशेंट को कि भाई आप कैंसर से ठीक हुए, आप ठीक हुए, तो साला मीटा हुआ उसको दोबारा फिर से हो जाएगा। और ऐसा हम नहीं कर सकते सर, क्योंकि सर प्राइवेसी भी बहुत तगड़ी चीज होती है। वो हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये बात पक्का है सर, आप बिलीफ के आधार के ऊपर लीजिए सर। कुछ लोगों से आपकी शायद हो सकता है मुलाकात भी करवा दे। बाकी सर एक बार भरोसा करके शुरू कीजिए। कैंसर के अंदर 1000% रिजल्ट है, चाहे वो किसी भी। सर ल्यूकेमिया आप क्या समझते हो सर? यहाँ पर जानकार लोग हैं, उनको पता है ल्यूकेमिया का कुछ नहीं हो सकता सर। लेकिन ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको ल्यूकेमिया था और वो लोग ठीक हो गए सर। और ये जबड़े का कैंसर वाले तो कितने ही लोग रेडी हो गए सर। और लास्ट में आज के सेशन में मैं जो है कि इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है कि सर क्या ये प्रोडक्ट खाली और खाली पेशेंट को ही देना चाहिए? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर कि सबसे पहली बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट खाली पेशेंट को ही दें। ये प्रोडक्ट सर की खासियत एक और है सर। इसको एंटी एजिंग में भी दिया जाता है। जो लोग अपने आप को जवान रखना चाहते हैं, जवान का मतलब समझ रहे हो सर? जवान का मतलब यह है कि जिसकी उम्र मान लीजिए कि 50-60 साल हो गई,
और बॉडी की उम्र भी 50-60 साल हो गई, तो ये बायोलॉजिकल एज के ऊपर इफेक्ट करता है सर। आप भले 50-60 साल के हो गए, लेकिन आपकी बॉडी, अगर आपने साल में 3 महीने तक भी इसको रोज का एक सुबह एक शाम ले लिया सर, तो आप जो है कि आपका एंथुजियाज्म, आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो ग्लो है चेहरे का, वो सारा का सारा आपको जैसे 40 या 35 का फील करवाएगा सर। ये एंटी एजिंग फॉर्मूला भी है इसके अंदर, तो उनको भी दिया जा सकता है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मेरे भाई बैठे हैं, वो सारे लोग अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या आप समझते हो कि आप 100% हेल्दी हो? नहीं मेरे भाई, हम 100% हेल्दी नहीं है। और हम 100% हेल्दी तब तक ही है जब तक कि हमने अपने सारे रिपोर्ट नहीं करवाए। अगर आप एक बार अपनी बॉडी के सारे रिपोर्ट करवा दे सर, तो कुछ तो आपको निकलेगा ही। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले ही अगर हम अपने आप को क्योर करना चाहें, तो ज्यादा नहीं, जो है कि एक एक सैचेट ही लेके अगर साल में 3 महीना आप खा लेंगे, तो आपको इस प्रकार की कोई जो है कि अनक्योरेबल डिजीज कभी हो ही नहीं सकती सर। तो मैं जो है कि लास्ट में कहना चाहूंगा आज के इस सेशन के लिए, कि आपने इतनी देर तक जो है कि हमें सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की कि आप सभी लोगों को जो है कि इस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में पता चले, और नेक्स्ट आगे क्या और किस प्रकार की सीरीज होगी, वो जो है कि मैं जो है कि अभी ये जो है कि प्लेटफॉर्म डॉक्टर रेणु को फिर से सौंपता हूँ। तो रेणु मैडम प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।